अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ हैं जी पीयूष शर्मा जी। सब सर को जानते हैं, उनका यूट्यूब चैनल भी देखते हैं, और वसीम अल्ताफ साहब को भी सभी लोग जानते हैं और उनको सुनते भी रहते हैं और बड़ा अप्रिशिएट भी करते हैं कि बहुत बोल्ड तरीके से वो अपनी बात रखते हैं। और आज हम लोग ज़ाहिर है कि म्यूज़िक की बात करते हैं संडे को, तो वही करेंगे। और किशोर कुमार जी, जो कि मेरा ख्याल है शायद ही कोई ऐसा होगा जो ये कहे कि मुझे किशोर कुमार पसंद नहीं, मेरे ख्याल है एक भी नहीं होगा शायद। तो पीयूष शर्मा जी, हम आपसे स्टार्ट लेते हैं। किशोर कुमार जी के बारे में कुछ बताइए। वैसे तो खैर बहुत खूबसूरत आर्टिस्ट थे, और मैंने तो उनकी कुछ मूवीज भी देखी है, चलती का नाम गाड़ी और इस तरह की कुछ मूवीज जो उनकी ब्लैक एंड व्हाइट मूवीज हैं वो भी देखी हैं। और गाना तो खैर क्या जबरदस्त उनकी आवाज थी। और लेकिन मुझे एक चीज बताइए सर, सबसे पहले ये जो बंगाली होते हैं उनको मैंने देखा, उनको हिंदी उर्दू आती नहीं पूरी लाइफ। हमारे यहाँ भी कुछ आर्टिस्ट रहे और वो हमेशा से मतलब पेंटर भी रहे और फिल्म आर्टिस्ट भी रहे, लेकिन उनकी उर्दू हिंदी जो है वो क्लियर नहीं होती। और जिस वक्त हम देखते हैं कि जो इंडियन मूवीज में जो लोग काम करते हैं, चाहे वो सिंगर हो या एक्टर हो, जब वो इंटरव्यू देते हैं तो उन्हें बहुत दिक्कत होती है, बहुत प्रॉब्लम लगता है हो रही है उनको हिंदी में बात करने में। गाने कैसे गा लेते हैं ये लोग, एक एक वर्ड सही होता है, मेरी समझ से बाहर है। कैसे होता है ये? सबको मेरी नमस्ते और थैंक यू वेरी मच आरजू जी एंड वसीम जी मुझे दोबारा बुलाने के लिए। देखिए, मन्ना डे के उसमें कभी आपको लगा कि उसकी डिक्शन में कोई प्रॉब्लम है? नहीं ये एक कुछ लोगों को होता है कि वो लैंग्वेज कभी भी नहीं सीखते, कुछ लोग सीख लेते हैं। नहीं हेमंत सर, अगर बात करते हैं तो इतनी क्लियर नहीं होती, लेकिन जैसा गाना गाते हैं एक एक वर्ड ठीक होता है, ये नहीं, मैं उसका हैरान तो होती हूँ। उसका तो रीजन मेन ये होता है। अब जैसे हेमंत कुमार हैं, हेमंत हम्म, कुमार कभी भी बंगला पूरी ठीक, हिंदी पूरी ठीक बोल ही नहीं सके, और जब उनसे बातें भी की जाती थी तो वो हिंदी बोलते ही नहीं थे बिल्कुल। तो हेमंत कुमार ने मुझे बताया था कि वहाँ तो वो लिरिसिस्ट भी होते हैं और म्यूजिक डायरेक्टर्स भी होते हैं और असिस्टेंट्स भी होते हैं जो हर एक शब्द को आपको बता देते हैं कि इस वर्ड को, इस अल्फाज को इस तरह बोलो, ऐसे ऐसे बोलो। तो हम 3 4 5 10 बार रिहर्सल कर करके उसको परफेक्ट करते हैं, तो हमको पता चलता है कि कैसे गाना चाहिए। तो ये तो होता है ना सिंगर्स के साथ। जी लेकिन बिल्कुल। किशोर किशोर तो मध्य प्रदेश में पैदा हुए और बड़े हुए थे, खांडवा में। तो वो तो उनकी तो लैंग्वेज ही हिंदी, पढ़ाई शुरू से ही उनकी पढ़ाई लिखाई हिंदी में ही थी, तो उनको उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। और अच्छा। सर उसके कैसे आए वो, सर वो सिंगिंग में कैसे आए, मतलब मूवीज में? आए तो थे, ए, आए तो थे कि उनको इंटरेस्ट था, और दूसरा कि जब वो कॉलेज में पढ़ाई लिखाई की जगह मस्खरी करते थे और गाने वाने गाते रहते थे, तो माँ बाप ने भेज दिया कि जा बॉम्बे जा अपने भाई के पास। जो भाई जो है वो एस्टैब्लिश्ड नंबर 1 हीरो और नंबर 1 प्रोड्यूसर है उस वक्त का, तो उसके पास चले जाओ, कुछ ना कुछ तेरी जिंदगी का बना देगा। आए तो किशोर थे कि मुझे सिंगर बनना है, लेकिन अशोक कुमार ने कहा कि तू सिंगर नहीं बन सकता, मैं तेरे को रिकमेंडेशंस देता हूँ, तेरे को लोग एक्टर की तरह ले लेंगे। तो वो बनना तो सिंगर ही चाहते थे हमेशा, लेकिन वो एक्टिंग की तरह उन्होंने शुरू कर दिया। और जैसा कि मैंने किसी दूसरे प्रोग्राम में बताया था कि 1950-51 के अंदर ही उन्होंने शादी भी कर ली रूमा के साथ। तो फिर तो घर गृहस्थी चलानी पड़ेगी, फैमिली का खर्चा करना पड़ेगा, भाई के ऊपर डिपेंड तो कर नहीं सकते। और वो भी अपने भाई की मर्जी के खिलाफ शादी की थी, तो तो जो भी हाथ आया वो लेते गए। तो फिल्में मिलने लगी, फिल्मों में एक्टिंग करने लगे, पैसे कमाने लगे। अब फिल्में उनकी सुपरहिट होने लगी। आप सोचिए कि वो इंसान जिसने 100 से ज्यादा फिल्मों में एक्टिंग की है, मोर देन 100 फिल्म, तो कोई फ्लॉप स्टार तो 100 फिल्मों में एक्ट नहीं कर सकता ना। तो ही वॉज वेरी सक्सेसफुल एक्टर, और जहां एक्टिंग करते थे वहीं उनको गाने को भी मिलता था, तो साथ साथ गाते भी थे, तो और उनके गाने भी बड़े सुपर हिट होते थे, बहुत अच्छे चलते थे। सो दिस इज हाउ ही स्टार्टेड इन द एक बिगिनिंग। सॉन्ग था उनका जिसमें मेरे ख्याल है वो हीरो भी थे, मैंने सॉन्ग देखा है, मूवी नहीं देखी है। तो वो थी ना, मेरे महबूब कयामत होगी, वो हाँ, उस ब्लैक एंड व्हाइट मिस्टर मूवी थी। एक्स इन बॉम्बे। एक्स इन बॉम्बे, हम्म। बिल्कुल बिल्कुल ठीक। अच्छा, ये एक चीज मैं बता दूं जो आरजू के इल्म में नहीं होगी कि आज किशोर कुमार की 95th
95th बर्थडे है बर्थडे। अच्छा। आज। ओके। तो आज उनकी बर्थडे है, 95 साल के आज वो हो जाएंगे। 1929 में पैदा हुए थे वो, 29 में, और 4 अगस्त 1929 को पैदा हुए थे जी। हाँ, जी। ठीक बात। अच्छा, और दूसरा जो है ना, वो एक ये भी था कि इवन सलील चौधरी भी उनसे मुतासिर नहीं हुए थे एज अ सिंगर नहीं शुरू में। नहीं थे, नहीं थे। हाँ जी। वो समझते थे कि इनको बुला लो, ये कोई जोकरगिरी कर लेगा, पर गाने वाने नहीं गा सकते। तो जी, वो एग्जैक्टली। बिल्कुल, अरे यहाँ तक कि देखिए सलील चौधरी की फिल्मों में, बहुत सारी फिल्मों में उन्होंने, जिसमें खुद हीरो थे और उसमें सलील का म्यूजिक था, तो ऐसी फिल्मों में गाने तो गाए हैं उन्होंने। लेकिन बाद में जाके भी मेरे अपने का जब गाना रिकॉर्ड हो रहा था, कोई होता जिसको अपना हम अपना कह लेते, तो उन्होंने मुकेश को बुला लिया था रिकॉर्डिंग कराने के लिए। तो वहां तो गुलजार ने बोल दिया कि नहीं भाई, या सिर्फ किशोर ही गाएगा। तो वो, अब गुलजार प्रोड्यूसर भी थे, डायरेक्टर भी थे, तो मना कर नहीं सके सलील, तो किशोर को बुलाना पड़ा। अब आप देखिए कि ये क्या है, प्रेजुडिस होते हैं बस अलग अलग टाइप के, और क्या कहा जाए। लेकिन बड़ा खूबसूरत कैरियर था उनका, गाने बहुत जबरदस्त हिट होते थे, खासतौर पे जो राजेश खन्ना जी और देव साहब के जो सॉन्ग्स हैं, उसमें तो हमेशा ज्यादातर किशोर कुमार जी के ही हमने गाने सुने हैं। बिल्कुल, बहुत और गाने। उनकी मूवीज हिट कराने में भी उनका रोल रहा बहुत बार। बिल्कुल। सर ये बताइए कि ये किशोर कुमार ने 4 शादियां की, तो ये कैसे हुआ? 4 शादियां कैसे की उन्होंने? देखिए, पहला तो उनका प्रेम था रूमा के साथ, तो उन्होंने रूमा से शादी की थी, और वो टूटता नहीं। रूमा के, मतलब लोगों ने कान भर दिए कि तुम्हारी बहुत बड़ी सिंगर हो जाओगी, कलकत्ते चली जाओ। और उन दिनों में किशोर कुमार जो थे वो बहुत ही बिजी एक्टर थे। मतलब जिसके हाथ में साल की 6-6 फिल्में, 7-7 फिल्में हों, तो बहुत बिजी एक्टर थे, और रिकॉर्डिंग्स भी करनी पड़ती थी, गाने भी रिकॉर्ड करने पड़ते थे, तो बहुत ज़्यादा बिजी थे वो। उतना ज़्यादा वक्त वो घर पे दे नहीं पाते थे। तो उस चक्कर में और लोगों के बहकावे में आके रूमा जो है वो छोड़कर कलकत्ते चली गई कि मैं सिंगर बन जाऊंगी, कि मेरी आवाज़ अच्छी है। अच्छी थी आवाज़, अभी की तो है ही है उनकी आवाज़, आपने सुनी होगी, गाना भी अच्छे गाती थी। और उन्होंने एक्टिंग तो छोड़ दी थी, पहले तो एक्टिंग भी करती थी उन फिल्मों में वो, पर उन्होंने एक्टिंग छोड़ दी थी जब से उनके अमित पैदा हुए थे 1952 में। तो फिर वो इसी चक्कर में वो चली गई छोड़ के, तो उन्होंने कहा मैं तुमसे अलग होना चाहती हूँ। तो ये 2 साल के आसपास, 2-2.5 साल के आसपास ये गैप रहा इनका। फिर इनकी जिंदगी में मधुबाला आ गई। मधुबाला भी एक, यू कैन से कि मधुबाला एक रिबाउंड की तरह आई है इनकी जिंदगी में, कि वो खुद बहुत ज्यादा दुखी और परेशान रहती थी। उनके भी बहुत हार्ट ब्रेक्स हो चुके थे, प्रॉब्लम्स हो चुकी थी लाइफ में। वैसे भी फिजिकल प्रॉब्लम थी उनको 1954 से, उनकी जो हार्ट था उसमें होल था। तो दुखी रहने के कारण उनको एक ऐसा आदमी मिल गया जो कि हर वक्त या हंसाता रहता है या खुश रखता है। क्योंकि जब वो चलती का नाम गाड़ी के सेट्स पर इनके साथ रिपोर्ट करती थी, एक्टिंग करती थी, वो किशोर की अपनी फिल्म थी, कोई रिस्ट्रिक्शन था नहीं उसमें। तो वो बस, उनको लगता था कि ये सारा दिन मेरे को बहुत खुश रखता है। तो इसी के चक्कर में उन्होंने किशोर से कहा कि तुम मुझसे शादी कर लो, तो जब तक कि मेरी जिंदगी है कम से कम तुम खुश रखोगे, मेरे को हंसाओगे। हालांकि ये कहा जा सकता है कि वो भी बहुत साल चला नहीं, क्योंकि उसकी अपनी भी इतनी ज्यादा तबीयत बिगड़ गई थी मधुबाला की, कि शायद वो खुश हो ही नहीं। 9 साल रही शायद, मेरे ख्याल है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ, लेकिन उसमें भी वो लास्ट के 2-3 साल तो बिस्तरे पर ही लेटी रही। बहुत ही मायूस रहती थी, और बहुत ही खराब मूड में रहती थी। और फिर वो अपने घर, अपने फादर के घर में, अपने घर में रहती थी उन दिनों में, क्योंकि किशोर अपना बिजी रहते थे तो लुक आफ्टर कर नहीं सकते थे, तो वो अपनी बहनें और अपने फादर के घर में रहती थी। तो इसके बाद किशोर की जिंदगी में आई योगिता बाली। और उनकी योगिता वफात के बाली, बाद, आफ्टर शी डाइड, आफ्टर हाँ, मधुबाला डाइड। मधुबाला डेथ के काफी सालों बाद आई योगिता बाली। लेकिन योगिता बाली का किस्सा एकदम अलग है। योगिता बाली का ना इनको इनसे मोहब्बत थी, ना उसको इनसे मोहब्बत थी। योगिता बाली की माँ ने ये सोचा था कि किशोर कुमार के पास तो
करोड़ों की जायदाद होगी, बहुत पैसे होंगे, तो उसको अगर तुम पटा लोगी और शादी कर लोगी तो बहुत मजा रहेगा। योगिता बाली के साथ फिर यही प्रॉब्लम, वो जो इंसान की जो इंटेंशन होती है वो सामने खुल के आई जाती है ना। तो उसके अलावा उन्हीं दिनों में योगिता बाली मिठुन चक्रवर्ती के साथ भी चक्कर चला रही थी। तो वो और मिठुन चक्रवर्ती सारिका के साथ चक्कर चला रहे थे। नहीं, मिठुन चक्रवर्ती तो श्रीदेवी के साथ भी चक्कर चला रहे थे, जी। सारिका के साथ भी चला रहे थे। मैंने तो ये भी पढ़ा था कि श्रीदेवी से उन्होंने शादी भी की थी जो 3 साल रही, ये भी लिखा हुआ है कई शादी जगह। की या नहीं की पता नहीं। और रंजीता के साथ भी चक्कर चला रहे थे। तो चक्कर तो इनका सबके साथ चलता रहता है, लेकिन इसी के चलते किशोर कुमार का योगिता बाली से वो हो गया कि चलो तुम मेरे को बेवकूफ बना रही हो, जाओ चली जाओ। तो बस वो अकेले थे और उनको जिंदगी में जरूरत थी कि कोई मेरा घर संभाले, मेरे को फैमिली लाइफ दे। तो ये उनका क्या कार्य, खुश बदकिस्मती थी उनकी कि उनको ये मिला नहीं कभी। फिर उनको लीना मिली और लीना अच्छी वाइफ थी, बहुत अच्छी वाइफ बनी लीना, मगर उसके पहले उसको ऊपर वाले ने उठा लिया कि ज्यादा जिंदगी दी नहीं उसको, तो क्या किया जाए। अच्छा, सिंगर्स की लाइफ मैंने देखी पहले, अभी का तो नहीं पता, लेकिन अभी भी खैर होता है, लेकिन पहले काफी कम थी। अक्सर सिंगर्स को हार्ट अटैक या हार्ट प्रॉब्लम की वजह से ही डेथ हुई, और बहुत अर्ली एजेस में ही मैंने देखा कि हुई है। अभी रिसेंटली जो एक मेरे बड़े फेवरेट सिंगर जो आजकल के थे, के उनको भी हार्ट अटैक ही हुआ था। तो ये क्या सर जोर पड़ता है दिल के ऊपर या कोई इस तरह की चीज होती है? जो मेल सिंगर होता है ना, हाँ। किसी भी मेल को जो गाने गाते हैं, उनके गाना गाने से उनके हार्ट पर असर पड़ता है। जो फीमेल्स होती हैं उनका हार्ट स्ट्रांग हो जाता है गाना गाने से, लेकिन जो मेल होता है उसके हार्ट पे असर पड़ता है और उसको हार्ट अटैक आना जरूरी है, क्योंकि वो तो उसके हार्ट पे बहुत असर पड़ता है गाना गाने से। तो ये जो वोकल सिंगिंग होती है ना, इससे फर्क पड़ता है। तो आप देखेंगे रफी साहब, मुकेश साहब, किशोर साहब, सभी को हार्ट अटैक, सबको हार्ट। पाकिस्तान में भी ऐसा ही है, जितने सिंगर्स मेजोरिटी उनमें से वो हार्ट अटैक से ही उनकी जो है ना वो डेथ हुई है, ये रहा है। लेकिन खैर कुछ लोग अपनी एक जैसे कहते हैं कि पूरी लाइफ गुजार के गए, जैसे मेरी हसन साहब बहुत खूबसूरत सिंगर हुआ करते थे, तो मगर ये कि वो, और उनकी गायकी थी भी बहुत कमाल किस्म की मेहदी हसन साहब की, लेकिन ये कि ज्यादातर को मैंने यही देखा कि हार्ट अटैक या हार्ट प्रॉब्लम रही है। हाँ, मन्ना डे भी काफी लंबी उम्र गुजार के गए हैं ना, वो भी तो ऐसा तो है नहीं कि वो उनकी डेथ हो गई है। सबके साथ नहीं होता होगा, मगर आमतौर पे ये कहा जाता है। अब देखिए, हमारे पुराने दिनों में पंजाब में कहा जाता था कि ये गाना वाना जो है ये औरतों का काम है, आदमियों को गाना नहीं गाना चाहिए। तो वो इसको वैसे भी लुक डाउन करते थे। तो ये होता अच्छा है। सर, ये आप जरा टेक्निकली बताइए कि किशोर कुमार को एक बड़ा सिंगर क्यों समझा जाता है? ऐसी क्या बात थी उनकी गायकी में कि उनको एक बड़ा सिंगर समझा जाता है? सर, सीधा का सीधा उसका दिल पे असर पड़ता है ना, उसकी गायकी का। हम और आप जब सुनते हैं तो एकदम झूम जाते हैं ना उसकी आवाज सुन के। हमको कंपैरेटिवली दूसरों की आवाज अच्छी नहीं लगती है ना। एक तो उनकी आवाज में मैनलीनेस बहुत ज्यादा थी, पूरा मतलब सॉफ्टनेस नहीं, मैनलीनेस बहुत ज्यादा थी। मेल वॉइस जो होनी चाहिए वैसी थी। इसके अलावा उनका सुर बिल्कुल परफेक्ट लगता था, बिल्कुल परफेक्ट। अब वो कहीं पर मैंने पढ़ा था कि एक वो मीटर होता है जिसमें वो मेजर कर लेते हैं कि किसका सुर जो है वो पंचम पे पूरा लग रहा है, षडज पे, ऋषभ पे, गंधार पे, किस पे पूरा लग रहा है। किशोर कुमार के सामने कोई दूसरा मुकाबले में टिकता ही नहीं है, इतना परफेक्ट उनका सुर लगता था। तो अब सुर भी परफेक्ट लगे, आवाज भी अच्छी हो, गायकी भी अच्छी हो, म्यूजिक की सेंस भी बहुत अच्छी हो, तो आवाज तो असर करेगी ना। और सर फिर एक मूवी, हाँ बताइए। सर एक मूवी आई थी दुश्मन, उसमें एक कव्वाली टाइप का था, वादा तेरा वादा। तो मैंने कहीं पढ़ा था कि वो कहा गया कि जी ये तो मोहम्मद रफी को गाना चाहिए इसलिए कि कव्वाली है। तो राजेश खन्ना जी ने कहा कि नहीं, ये किशोर कुमार कैसे ही मैं कहूंगा गाने के लिए। क्या वाकई में ऐसा हुआ था? हमने भी सुना है ऐसा, लेकिन ये तो सुना है कि जो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने जब इसको बनाया था और किशोर कुमार से कहा गया गाओ, तो वो बहुत देर तक मना करता रहा कि ये मेरे टाइप का गाना नहीं है, मैंने नहीं गाना। लेकिन अल्टीमेटली फिर राजेश ने या लक्ष्मीकांत ने उनको मना लिया और उनको कहा कि
जरूर गाइए प्लीज। और वो गाना ऐसा मैसिव हिट हुआ है, क्या बताएं उसको। मतलब बिल्कुल। उससे उससे फिर किशोर का एक नया रंग सामने आ गया कि ये इस तरह के गाने भी। पर किशोर कुमार ने सारी जिंदगी कवालियां वगैरह अवॉइड की, उसने अवॉइड ही की। उनकी एक चीज क्या खूबी क्या होती थी कि वो गाना सुनते थे और सुन के कहते थे मेरे काम का गाना नहीं है, किसी और से गवा दो। तो वो ये चीज उनके अंदर थी, दैट ही असेस्ड हिमसेल्फ वेरी वेल इंस्टेड ऑफ मेकिंग अ फूल ऑफ हिमसेल्फ। ये उनके अंदर एक लेकिन सर मुकेश जी की भी एक लिमिटेड सी लाइन थी, मतलब जहाँ जो वो गाया करते थे वो मुझे मोहम्मद रफी या किशोर की तरह बहुत ज्यादा वर्सटाइल नहीं लगे। नहीं, मुकेश तो कवाली का हाथ भी नहीं लगा सकते थे। मुकेश की तो अपनी लिमिटेशंस थी, लेकिन जो भी थी उनकी अपना एक वो था, बस एक जेनर हाँ। अपना था, जॉनर कि मैं इसी में गाऊंगा, बस वही है। तलत का भी वैसा ही था। तो ये सब में वर्सेटिलिटी जो थी वो सबसे ज्यादा मन्ना अच्छा और सर, रफी की थी। हाँ जी। ये जो फिल्में कुछ किशोर कुमार ने बनाई, दूर गगन की छांव में, दूर का राही, आजा कहीं दूर चलें, अ, ये सर क्या मतलब इसमें क्या इसकी क्या साइकोलॉजी थी? सर पहली ये जो बात तो ये है कि वो म्यूजिक डायरेक्टर बन गए थे और बहुत अच्छा म्यूजिक देने लग गए थे, क्योंकि म्यूजिक की सेंस उनको बहुत ज्यादा अच्छी थी। तो वो धुनें भी देखते थे, उनमें हर गाने में वो अपनी मॉड्यूलेशन डालते थे। किसी भी म्यूजिक डायरेक्टर ने उसको कोई गाना दिया हो, वो उसको अपने तरीके से उसको थोड़ा तोड़ मरोड़ के ऐड करके उस तरह से वो गाया करते। तो म्यूजिक की सेंस तो उनको टॉप थी। तो उसके बाद उन्होंने जब अपनी धुनें बनानी शुरू की तो उन्होंने अपनी धुनों के लिए ही फिल्म बनाई। तो पहली फिल्म उन्होंने झुमरू बनाई थी, जो कि उनकी अपनी ही धुनों पर बेस्ड थी। उसमें सारे गाने उनके बनाए हुए हैं और बहुत उम्दा गाने हैं सर। कोई जी, हमदम ना रहा, ठंडी हवा ये चांदनी, मैं हूँ सुहानी। झुम 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 झुमरू, इतने प्यारे गाने हैं फिल्म के। तो वो गाना बनाने का एक उनको शौक था। इसके बाद उन्होंने देखा कि वो कुछ उनको राइट ऑफ करने के लिए मैं ऐसी फिल्में बनाऊं जो आर्टिस्टिकली मेरे को अप्रोच करती। तो जो दूर गगन की छांव में थी उसकी स्टोरी उनके दिमाग में थी और वो बनाना चाहते थे एक ऐसी फिल्म कि मैं, मतलब हर हमेशा लोग मेरे को कॉमेडियन या मस्खरा ही समझते हैं, तो मैं अपनी उस इमेज से हटकर एक ऐसी फिल्म बनाऊं जो कि मुझे दिल के पास है। तो दूर गगन की छांव में एक ऐसी फिल्म है जो कि रियली क्लोज टू हिज हार्ट, जिसमें वो अपने बेटे से एक्टिंग भी करवाते हैं, गाने भी अच्छे गाते हैं और बड़ी प्यारी फिल्म बनी हुई है दूर गगन की छांव में। मतलब सत्यजीत राय ने उसको बहुत अप्रिशिएट किया था कि ये बहुत उम्दा फिल्म है, बहुत अच्छी फिल्म है। तो ये एक उनकी मर्जी तो थी ही, लेकिन इसके बाद जो बाकी की फिल्में बनी थी, अब दूर का राही भी उसी तरह से आर्टिस्टिकली बड़ी क्वालिफाइड फिल्म है दूर का राही। अब एक फिल्म उन्होंने और बनाई थी, क्या नाम है उसका मैं बताऊं आपको, दूर वादियों में कहीं। जी, वो मेरा ख्याल है रिलीज नहीं हुई शायद। हाँ हुई थी, मैंने देखी हुई है, अच्छा। दूर वादियों में कहीं। वो फिल्म एक ऐसी फिल्म है जिसमें कि सिंगल पीस ऑफ बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं है, कोई गाना भी नहीं है, सिर्फ नेचुरल बर्ड्स की आवाजें, झरने की आवाजें, ये आवाजें हैं रिकॉर्डेड, लेकिन कोई म्यूजिक पीस नहीं है, कोई गाना नहीं है, कुछ नहीं है। कोई बना सकता है ऐसी फिल्म? सोचिए, कौन रिस्क लेगा कि मैं ऐसी फिल्म बना रहा हूं जहां पर कोई बैक। और वो भी उस जमाने में जब लोग गाने ज्यादा सुना करते थे। तो किशोर में एक वो आर्टिस्टिक अंदर से उनके प्यास थी कि मैं ये बनाना चाहता हूँ और दिखाना चाहता हूँ। और बड़ा अच्छा है कि उन्होंने बनाया, हम लोग को दिख गई, कम से कम हम लोग को अच्छी चीजें मिल गई। और फिर कुछ ये भी था कि दो चार फिल्में इनकम टैक्स के चक्कर में कि मुझे लॉसेस दिखाने, खर्चा दिखा के लॉस दिखाना है, तो उसके चक्कर में भी दो चार फिल्में बनाई। वैसे तो चलती का नाम गाड़ी भी इसी चक्कर में बनाई गई थी कि मेरे को लॉस दिखाना है। मगर वो हिट हो गई थी। लेकिन वो सुपर हिट हो गई थी। लेकिन वो फिल्म थी बहुत अच्छी। बड़ी मस्त। हालांकि वो किसी हॉलीवुड मूवी की कॉपी थी वो। हाँ, कुछ हाँ। कुछ कॉपी थी, कुछ नहीं थी, इस तरह ही थी। हाँ, लेकिन बहुत अच्छी थी। उसका एक एक गाना अच्छा था, वो एक लड़की भीगी भागी सी, और क्या कमाल, खूबसूरत गाना है। कमाल के गाने, कमाल के गाने हैं और बड़ी अच्छी लगती है फिल्म। अच्छा सर, ये किशोर कुमार की जो असल जिंदगी थी उसमें वो बड़े वियर्ड किस्म के उनके बिहेवियर्स थे और मतलब अजीब अजीब हरकतें करते रहते थे। अ, इसको आप कुछ बताएंगे ये क्या था कि मतलब एक्सेंट्रिक थे काफी ज्यादा वो? ये बदनामी और मीडिया की बदमाशी ज्यादा है देन रियलिटी।
इसमें अच्छा। रियलिटी कम है। अब देखिए किसी इंसान से अगर आप काम लेते हैं कि आप मेरे लिए आके गाना गाइए और उसके बाद उसको पैसे नहीं देते, ठीक है, या उसको बेवकूफ बनाते हैं, नहीं देना, आज नहीं देना, कल नहीं देना, परसों, तो वो कहीं ना कहीं तो वो इस चीज का गुस्सा निकालेगा ना आप पर। और ये भी होता है कि जब आप ये कहते हैं उसको कि तू, अब देखिए बी आर चोपड़ा की बात ले लीजिए। चोपड़ा साहब के साथ उनको एक फिल्म मिली जिसमें चोपड़ा साहब को कहा गया इसको डायरेक्ट करो। चोपड़ा साहब ने उनको घर बुलाया या स्टूडियो बुलाया, जहां भी बुलाया, कि मैं तुमको एसेस करना चाहता हूँ कि तुम ये रोल कर भी सकते हो कि नहीं, और उनसे उल्टे से काम कराया कि चेयर पे खड़े हो जा, टेबल पे खड़े हो जा, इस तरह के काम कराए दो चार, कराने के बाद घर भेज दिया कि तू एक्टर नहीं है, फालतू मेरा वक्त बर्बाद नहीं कर। अब आप वही बी आर चोपड़ा जब पति पत्नी और वो के लिए इनके पास जाते हैं कि तुमको मैं हीरो लेना चाहता हूं, तो ये क्या अपनी पुरानी बेइज्जती को भूल जाएंगे? तो जब ये चोपड़ा साहब को कहते हैं कि तू टेबल पे चढ़ जा, तो चोपड़ा साहब कहते हैं कि अशोक कुमार को कि ये तो मेरी बेइज्जती कर रहा है। तो ये जो एक्सेंट्रिसिटीज है ना सर, इसको आप यूं समझिए कि लोग अब आधे पैसे दिए आपको हमने, फिल्म तो आपने कर ली, लेकिन फिल्म के अब बाकी के जो सीन्स हैं वो हम आधे ही पैसे दिए आपको, हम जो बोल रहे थे पूरे हम नहीं, बाकी नहीं दे रहे इनको आपको। इन्होंने क्या किया, आधी मूछ मुंडवा ली, आधे बाल कटवा ली, कि तुमने आधे आधे पैसे दिए तो मैं आधा ऐसी तरह दिखूंगा, कर लो क्या करना है। तो क्यों क्यों उसके साथ, देखिए ये एक ऐसा इंसान था जो अपने आप को एक्सप्रेस करने में कभी भी डरता नहीं था, क्योंकि इसने एक्टिंग वही की है जो इसको अच्छी लगी है। मुझको लगता नहीं है कि इसको डायरेक्टर्स बहुत ज्यादा बोल सकते थे सेट पर। हालांकि हालांकि अगर आप देखेंगे बिमल रॉय की डायरेक्शन में नौकरी बनी हुई है, कभी उस फिल्म को देखिए आप हैरान हो जाएंगे कि इतनी अच्छी एक्टिंग ये इंसान करता है, इतनी अच्छी एक्टिंग करता है। लेकिन फिर भी गाने जैसे ही अपने मूड से गाते थे कि जो गाना जैसे मैंने गाना है मैंने वैसे ही गाना है, उसी तरह एक्टिंग करते थे। अब आप पड़ोसन देख लीजिए इसकी, ऐसी कमाल की एक्टिंग है इसकी, मतलब वो हमको महमूद और सुनील दत्त लगता है कि अलग हटा दो, हमको सिर्फ किशोर देखना। बिल्कुल, बड़ी खूबसूरत फिल्म है। लेकिन सर ऐसे ही एक मूवी मैंने देखी इनकी, मुझे नाम नहीं याद, लेकिन उस पे वो फिल्म बनी थी बाद में, हसीना मान जाएगी, जिसमें गोविंदा और संजय दत्त, ऑलमोस्ट सेम वही स्टोरी, वो शशि कपूर होते हैं इनके साथ और किशोर कुमार थे। प्यार किए जा, शायद, मुझे नाम नहीं याद, लेकिन वो मूवी मैंने देखी और उसकी सेम यही स्टोरी थी, बस ये कि वो हसीना मान जाएगी जरा ज्यादा पॉलिश करके बनाई थी, तो वो हमें बहुत मतलब उसमें बहुत अच्छा लगा था। लेकिन कई स्टोरीज ऐसी भी हैं जो किशोर कुमार जी की जो दोबारा बनाई गई। तो ये जो एक्सेंट्रिसिटी इसकी कहानियां है ना, अब ये क्या करते थे, देखिए जब प्रेस वाले इनको तंग करते थे और हर एक इंसान आके इनके घर में यही पूछेगा कि मधुबाला को तुमने कैसे पटाया, रूमा के साथ तुम्हारी क्यों प्रॉब्लम हो गई, 2 शादियां क्यों की तुमने, 3 क्यों की, तो ये अवॉइड करते थे कि इस किस्म के फालतू क्वेश्चंस क्यों पूछते हो मेरे से, क्यों इतनी पर्सनल लाइफ में इंटरफियर करते हो। तो ये कहते थे घर आके, जो भी मेरे घर आता था, आओ तुमको मिलाता हूँ अपने दोस्तों से। ये जो है ना, इसका नाम जनार्दन है। ये कौन है? ये पेड़ है मेरे घर का, पेड़ का नाम मैंने जनार्दन रखा हुआ है। उसके बगल में जो दूसरा पेड़ है उसका नाम मैंने विष्णुवर्धन रखा हुआ है। अब ये उन उन जो मीडिया वाले आके तंग करते थे, उनको ये इस तरह पे बैक करते थे। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि एक्सेंट्रिसिटी कोई नहीं थी, ये बदनामी और बेकार की बातें ज्यादा है मीडिया की बनाई हुई, वरना कोई एक्सेंट्रिसिटी नहीं थी, वाज वेरी सीरियस सिंपल ह्यूमन बीइंग। मैं यहाँ पे आप लोगों से 1 मिनट के लिए ब्रेक मांगूंगी प्लीज। ठीक है, कोई बात नहीं। मेड। अच्छा, मेड, ओके। हाँ जी। हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि कई सॉन्ग्स ऐसे हैं जो हमेशा हमें आज भी सुने तो बहुत मजा आता है, जिसमें खासतौर पे जो फिल्म थी ना आपकी कसम, उसके गाने बहुत अच्छे थे, राजेश खन्ना और मुमताज थे उसमें। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मुकाम। उसका आपको एक किस्सा बताता हूँ उस गाने का। ये गाना लिखा हुआ आनंद बख्शी का है और आर डी बर्मन का म्यूजिक है। तो जे ओम प्रकाश की फिल्म थी, जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं। तो मैं एक ये देख रहा था इंटरव्यू, इसका चल रहा था जावेद अख्तर का। तो जावेद अख्तर उस इंटरव्यू में कहते हैं कि अगर आप मेरी कनपट्टी के ऊपर गन रख दें, पिस्तौल रख दें
और कहें तुमको एक गाना बताना है जो तुम्हारा टॉप फेवरेट है, तो इतने गानों में से अगर चुनना पड़े कि नहीं एक चुनना पड़ेगा वरना गोली मार देंगे, तो मैं वही चुनूंगा, जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं। अब ये आप सोचिए कि उसका लिखा हुआ अपना तो है नहीं वो वो लिखा हुआ आनंद बख्शी का है, मगर क्या कमाल का गाना है, बहुत खूबसूरत है, क्या कमाल का। बहुत ही मतलब जैसे कहते हैं ना कि जितनी बार सुने वो बिल्कुल एकदम फिट बैठता है वो गाना। आज भी अगर हम सुने ना तो यही लगता है कि एक एक चीज उसकी जो बहुत बिल्कुल खूबसूरत लाइंस है जो लिखी गई हैं। बिल्कुल और एक कुछ तो लोग कहेंगे अमर प्रेम का लोगों का काम है कहना, बिल्कुल बिल्कुल, वो भी बहुत खूबसूरत गाना है। बड़ा खूबसूरत है, बड़े प्यारे प्यारे गाने बने हुए हैं उस वक्त के। और वो किशोर की क्या कहा जाए उसको, वी वर सो लकी टू हैव किशोर विद अस, ऐसे अच्छे गाने हमको किशोर दा ने दिए हैं, सुन के मजा आ जाता है। मैं और तो सर जी आरजू जी, मैं तो उनके 1950s से शुरू करके 80s तक जितने गाने हैं सब सुनता हूँ। मैं तो अपनी रेंज इतनी रखता हूँ कि मेरे को सारे बहुत अच्छे लगते हैं गाने। और मैंने उनकी सारी, मेरे पास ऑलमोस्ट उनकी 80% फिल्मों की डीवीडीज मेरे पास हैं उनकी, तो मैं तो उनको बहुत इंजॉय करता हूँ। जब भी दिल करता है कोई किशोर की फिल्म देख लीजिए आप, आपका दिल खुश हो जाएगा एकदम। तो उनकी बिल्कुल। सारी फिल्में मैं बहुत इंजॉय करता हूँ। कल मैं बल्कि एक रीमिक्स वीडियो देख रही थी, वो रफ्ता रफ्ता आंख मेरी लड़ी है, वो धर्मेंद्र जी का सॉन्ग था उसमें, और वो रीमिक्स में सलमान खान वगैरह। फिर मैंने उसको ओरिजिनल में निकाल के फिर देखा, क्योंकि ओरिजिनल में जो बात थी वो बहरहाल उस रीमिक्स में नहीं थी, हालांकि रीमिक्स भी बहुत अच्छा बना हुआ है। उसमें सनी देओल भी हैं और सलमान खान भी हैं, रेखा जी भी हैं, सब लोग। तो वो सब जान डाल देते थे सॉन्ग के अंदर, लगता था कि हाँ कुछ म्यूजिक है वाकई में एकदम। मतलब सैड सॉन्ग में भी, और अगर कोई खुशी का गाना है या रोमांटिक सॉन्ग है तो वो भी ऐसे ही होता था। इम्पोजिंग आवाज थी ना बहुत, वो इम्पोजिंग आवाज के कारण हम, एक्सुबरेंस थी उसमें, वर्सेटिलिटी थी। हाँ बहुत। और हाँ जी, बाकी लोगों के साथ भी टर्म्स बड़े अच्छे रहते थे इनके आपस में, जितने सिंगर्स थे में कोई ऐसा नहीं लगता, कभी कभी पढ़ा नहीं या देखा नहीं कि कोई कंपटीशन चल रहा हो एक दूसरे की, कोई लेग पुलिंग हो रही हो जो आजकल बड़ी होती है। आजकल नहीं के था सिंगर्स बहुत लेग बिल्कुल पुलिंग करते हैं। बिल्कुल नहीं था ये, मेरे को अमित कुमार ने बताया था ये। अमित कुमार मेरे को कहते हैं कि रफी साहब के साथ इनकी बहुत अच्छी दोस्ती थी, एक दूसरे की बहुत इज्जत करते थे और बहुत प्यार करते थे। उसी तरह से मन्ना डे ने भी मेरे को बताया हुआ है कि हम लोग चाहे बहुत ज्यादा ना मिलते हों, पर जब भी मिलते थे हम बहुत यारी दोस्ती के साथ मिलते थे, बड़े प्यार से मिलते थे। तो ये आपस में इनके कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कभी कभी कोई प्रॉब्लम नहीं थी किसी के भी। इनफैक्ट ये आपको बताऊं, यहाँ पर मैंने बोला नहीं इसके बारे में कभी, लता और आशा, ये अमित कुमार ने मुझे बताया कि मेरे फादर ने मुझे बताया था जब मैंने गाना शुरू कर दिया फिल्मों में और डुएट मिलने शुरू हो गए, तो मुझे उन्होंने बताया था कि स्टूडियो में जब जाओगे तो आशा जी और लता जी की पूरी इज्जत करना और अच्छी तरह उनसे गाना गाना, और जो बोलेंगे सुनना। स्टूडियो के बाहर कभी उनसे कोई कनेक्शन मत रखना। तो ये किशोर कुमार की जिंदगी का ये प्रिंसिपल था कि जब लता और आशा के साथ डुएट गाते तो सब चीज बहुत अच्छी होती थी ऑन ऑन द स्टूडियो फोल्ड। बोलते बाहर आने के बाद तो वो कॉल भी उनके रिसीव नहीं करते थे। अच्छा, मुझे पता नहीं क्या बात है, हमेशा से मुझे आशा जी ज्यादा पसंद रही लता जी के मुकाबले में, इसलिए कि लता जी के सॉन्ग अक्सर मुझे बड़े सैड सॉन्ग्स और उस किस्म की आवाज मुझे लगती थी कि जैसे कुछ उदासी है, जबकि आशा जी की आवाज में एक लाइफ लगती है, जैसे ना कि एक आप खुशी का एहसास होता है। उनके सॉन्ग्स भी अक्सर ऐसे होते थे ना जो हलन जी के ऊपर है, वो हसीना जुल्फों वाली और इस तरह के सॉन्ग। तो वो इस वजह से शायद मुझे हमेशा से आशा जी ज्यादा पसंद रही। वर्सेटैलिटी ज्यादा है ना उनमें, हर किस्म के गाने गा लेती थी ना वो, उदास भी गाती थी और खुश भी गाती थी, गजलें भी गाती थी, कवालियां भी गाती थी, और हेलेन तो गाती ही थी वो। तो कैबरे सॉन्ग। उमराव जान के गाने आशा जी ने गाए। कमाल के गाए हुए हैं ना एकदम। बिल्कुल। शुरू में तो हम लोगों को समझ नहीं आई, हम समझे लता जी ने गाए हमने बाद में देखा तो आशा जी निकली, नहीं नहीं, आशा की। क्योंकि अंदाज वो था। जी हाँ जी, और क्या। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन सर खैर इनकी गायकी में जो है किशोर साहब की, जाहिर है कि जैसे हमने पहले भी बात की है कि फिल्मों के हिट होने में इनका बहुत बड़ा रोल होता था।
और ऐसा नहीं है कि लोग जो आजकल बात करते हैं कि जी सॉन्ग नहीं भी हैं तो सही है, कुछ नहीं। इसलिए कि बहरहाल हमारे यहाँ की जो मूवीज होती हैं हिंदुस्तान पाकिस्तान की, उसमें म्यूजिक का एक खास रोल होता है। और अभी भी हम लोग बहुत सी मूवीज सिर्फ सॉन्ग की वजह से आजकल भी देख लेते हैं। जो नई मूवीज आती हैं उनमें भी कुछ सॉन्ग्स ऐसे होते हैं जो सुन लेते हैं तो फिर ढूंढते हैं कि कौन सी मूवी का सॉन्ग है। ऐसा होता है। और अभी भी मेरे ख्याल आजकल के लिहाज से शायद म्यूजिक थोड़ा नहीं काफी बदल गया है, लेकिन फिर भी कभी कभी अच्छा म्यूजिक सुनने को मिल ही जाता है। देखिए, जब ये सर वो एक वक्त था, एक एरा, जिसमें लोग जो हैं वो सब के सब लोग तो या तो रेडियो सुनते थे, इवन 70s में भी, 70s और 80s में भी, या तो रेडियो सुनते थे। लेकिन सबके पास इतने पैसे नहीं होते थे कि वो जाके रिकॉर्ड्स खरीदें। जब तक कैसेट्स मार्केट में नहीं आए और सस्ते नहीं हो गए, कैसेट्स को भी सस्ते होने में पहले 5 6 साल 7 साल लग गए थे, उसके बाद प्राइसेस गिरने शुरू हुए। तब तक तो लोगों को जो गाने सुनने का इंटरेस्ट होता था वो फिल्मों को ही बार बार देखा करते थे। तो वो अगर किशोर के गाने सुनने हैं और किशोर का गाना फिल्म में है, अब मैं आपको अपनी बात बताता हूँ कि हम ऐसी बहुत फ्लॉप फिल्में हैं जो कि आपने सुना नहीं होगा नाम उनका। एक निर्दोष थी, एक मदहोश है पुरानी वाली, इस तरह की बहुत फिल्में। अब वो फिल्में हम ढूंढ ढूंढ के जाया करते थे कि कहाँ लगी है, चलो देखते हैं, गाने बड़े अच्छे लग रहे हैं उसके किशोर के, तो गाने सुनने के लिए लोग फिल्में देखा करते। तो वो किशोर, इसका ये अट्रैक्शन था ही लोगों में ना कि उसको सुनने जाएंगे, किशोर को सुनने जाएंगे। सर हमने शायरी को अगर सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, लेकिन सर अगर हमने शायरी को देखें जो लिरिक्स है, हमने उसका स्टैंडर्ड बहुत गिरा नहीं दिया। मतलब मैं करूं तो साला कैरेक्टर डीलर, उसके सॉन्ग लिख के जा रहे, बन रहे, हिट भी हो रहे हैं। मतलब कोई शायरी नहीं है, कोई सर पैर कुछ नहीं है। तो जावेद अख्तर ने 1 2 3 4 5 6 लिखा था ना। क्या कहा जाए। एबीसीडी भी आया था, एक एबीसीडी भी आया था। मेरा एक सवाल है कि ये जो गाना बहुत हिट हुआ फिल्म आराधना का, रूप तेरा मस्ताना, हाँ जी, इसकी जो ओरिजिनल कंपोजिशन थी वो एस.डी. बर्मन ने कुछ और बनाई थी, जो गालिबन भटियाली में थी, भटियाली फोक म्यूजिक में। तो किशोर ने उनको सजेस्ट किया कि ये ट्यून जो है ना ये नहीं जमेगी, आप ऐसा कीजिए कि आपका ही एक पुराना बंगाली गाना है, बंगला गाना है, वो ट्यून आप क्यों नहीं इस्तेमाल करते इसमें। तो फिर वो बिलाखिर मान गए। वो हालांकि वो खासे इस मामले में स्टबर्न थे एस.डी. बर्मन, लेकिन वो मान गए। तो फिर वो ट्यून जो किशोर ने सजेस्ट की थी वो फिर इस्तेमाल की गई। इस बारे में कुछ हाँ, बताएंगे आप? मैंने सुना हुआ है और अमित ने भी मुझे ये कहा था कि यही कहानी ऐसे ही हुई थी, मेरे फादर ने सजेस्ट किया था। और वो कल के जाबो ससुर बाड़ी खाबो जी जी हामागुड़ी, वो जो है जी गाना, जी तो जी जी वो हम लोग ने बड़ा सुना हुआ है बचपन में। लेकिन वो ठीक है, तो अगर ये किशोर ने सजेस्ट किया और बर्मन दादा मान गए, किशोर की बात तो बर्मन दा हमेशा ही मानते भी थे और अलाउ भी करते थे कि जहाँ किशोर कुछ मॉड्यूलेशन चेंज वेंज करना चाहता है, उनको पता था वो करेगा। जी। तो ये इनका एक दूसरे का रिश्ता ही ऐसा था कि बहुत ज्यादा प्यार था इनमें आपस में। तो हो किशोर सकता सर तकरीबन हर गाना या कम से कम 90% से ज्यादा गाने जो थे उनमें वो कुछ इम्प्रोवाइज करते थे और कुछ ऐड करते थे वो अपनी तरफ से। जैसे अब हमेशा यूडलिंग है, हमेशा यूडलिंग जो मिसाल के तौर पे, अब वो मजरू सुल्तानपुरी ने तो नहीं लिखी होगी ना कि वो जो ये दिल ना होता बेचारा, उससे पहले जो वो मुख्तलिफ उन्होंने आवाजें निकाली हैं, तो वो तो खुद ही उन्होंने किया ना इस तरह से। नहीं, गानों के बीच में भी जो ये दूसरे वर्ड्स यूज करते हैं, अब आप यूज कर, मैं कल सुन रहा था वो मैं बंगाली छोकरा करूं प्यार को नमस्कारम, अब उसके बीच में वो एक बंगला लाइन यूज कर देते, वो तो नैयर साहब ने ट्यून बनाई होगी, लेकिन हाँ जी। बीच में यूज करते तेरे बांग्लादेश में हर गोरी के लंबे बाल, और फिर उसके बीच में जोड़ना देते हैं मच्छी ऊपर चले ताल हाँ जी। हाँ जी। वो क्या है, वो उनके सब अपने वर्ड्स हैं, वो लिखने हाँ वाला तो जी। लिखता नहीं है। हर गाने में ये ऐड करते थे। अब मैं ये आपको बता सकता हूँ कि रुखसाना के फिल्म के लिए जब इन्होंने सज्जाद हुसैन के लिए गाना गाया है, तो सज्जाद हुसैन के लिए तो इन्होंने कुछ ऐड किया नहीं होगा, वही गाया होगा जो सज्जाद ने कहा है इनको। लेकिन आम तौर पे जो म्यूजिक डायरेक्टर्स हैं, अब मुझको हेमंत कुमार ने खुद कहा था, मैंने हेमंत से पूछा था, वो एक गर्लफ्रेंड का गाना है, तुम ठीक ही कहती हो मैडम मैं पागल हूँ, हर बात मेरी सच्ची, हर बात
वो जो भी गाना है आप सुन लीजिए उस गाने को, उसमें इतनी अलग अलग आवाजें निकाली हुई हैं इसने कि सुन के लगता है कि कर क्या। तो मैंने हेमंत को पूछा, दादा ये आपने कैसे बनाया? तो हेमंत क्या कहते हैं, कहते हैं किशोर कुमार को कौन कह सकता था कि क्या करो, वो तो वही करता था जो वो करता था, हम तो कह नहीं सकते थे उसको। तो ये तो, और आनंद आनंद जी ने भी एक इंटरव्यू में कहा हुआ है कि हमारे हर गाने में किशोर ने अपनी एडिशन सब्सट्रैक्शन की हुई, और मन्ना डे की बायोग्राफी में भी यही अगर अच्छा भी लगता था सर, वो एक थी ना जहाँ तेरी ये नजर है, उसमें शुरू की जो लाइंस है, ठीक है। जी पट ढिंगड़ी पता नहीं क्या बोल रहे हो। ढिंगड़ी बकाऊ, एक हाँ ठीक फटाफट बात, दी हाँ ठीक बात। वो भी ये उनकी अपनी अपनी लाइंस होती थी, इनकी सब हाँ, अपनी लाइंस होती थी। लेकिन जाहिर है कि वो चल भी जाती थी और अच्छी भी लगती थी। बहरहाल हम लोग जो है वो इसी तरीके से आई होप कि हम शोज करते रहेंगे और डिफरेंट सिंगर्स के बारे में, और खास तौर पे मैं तो नेक्स्ट टाइम सर अभी से रिक्वेस्ट कर रही हूँ हेमंत कुमार जी के ऊपर जब जो है वो हम करेंगे, जब और कहेंगे, उनके सॉन्ग्स भी बहुत पसंद है जब हमको। कहेंगे, बिल्कुल बिल्कुल। जो खास तौर पे है अपना दिल तो आवारा, ये भी मेरा ख्याल है हेमंत जी का ही है, और देव साहब थे देखिए उसमें। हेमंता मुझे बताते हैं, मैंने उनसे पूछा था वो शाम कुछ अजीब थी, हम्म तो वो मैंने कहा कि दादा ये इतना प्यारा गाना है, ऐसी धुन है, तो ये तो आप भी गा सकते थे फिल्म में, क्योंकि आपकी आवाज पे ये बहुत अच्छा लगता गाना। तो कहते यही हुआ था, ये मैंने अपनी आवाज पे रिकॉर्ड करके किशोर को भेज दिया था स्कूल पे कि तूने गाना तैयार करना है। तो किशोर ने कहा मैं नहीं गाऊंगा, आपकी इतना सुंदर गाया आपने, मैं क्यों गाऊंगा, आप इतना अच्छा गा रहे हैं, आई कांट कंपेयर। तो मैंने उसको ये कहा कि ये काका के लिए है, इसको फिल्म में राजेश खन्ना काका के लिए गवाना है। तो जब उन्होंने ये सुना तो मेरे को कहते अच्छा अच्छा दादा आई विल मैनेज, डोंट वरी। अब वो डोंट वरी मैनेज जो है हमारे आंखों के सामने ऐसी खूबसूरत चीज है वो कि क्या कहा जाए उसके बारे में। बिल्कुल, बहुत खूबसूरत गाना है। हाँ, तो बिल्कुल हम लोग बहुत जल्द फिर मिलेंगे। बहुत शुक्रिया आप दोनों का कि आज आपने ज्वाइन किया। थैंक थैंक यू यू सो मच, सो मच। थैंक यू। थैंक यू सर।